1996 दक्षिण कोरिया के किसी रेलवे स्टेशन से एक भिखारी को 10 नंबर की कॉइन लॉकर से एक अनाथ लड़की मिलती है। ये बच्ची वही उसी के साथ बड़ी होने लगी और कूड़ेदान में फेंके गए खाना खाकर जिंदा रहने की कोशिश करती। जब वो 10 साल की हुई तो एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन भिखारियों को स्टेशन से हटाने लगती है। डिटेक्टिव टाक की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी और वो उसे एक सूटकेस में भरकर सीधे चाइना टाउन ले आता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक सरप्राइज है। हम अपना मूवीज ड्राइव व्लॉगिंग चैनल लेकर आ चुके हैं, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, हमारे इस नए व्लॉगिंग चैनल को ढेर सारा प्यार देना। आपसे जल्द ही वहां मुलाकात होगी। चाइना टाउन एक ऐसा इलाका है जहां अलग अलग देशों से अवैध रूप से आए रेफ्यूजीज नकली हेल्थ कार्ड, नकली आईडी कार्ड, नकली पासपोर्ट जैसी चीजें बनवाते हैं। डिटेक्टिव टाक उस लड़की को चाइना टाउन के लीडर माँ यानी मदर के पास ले आया। मदर इलाके की सबसे बड़ी गैंगस्टर है। ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने ना किया हो, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ऐसे सारे काम उन्होंने किए हैं। अब वो उस बच्ची को मदर के पास छोड़कर वहाँ से चला गया। असल में डिटेक्टिव टाक अक्सर ऐसे अनाथ बच्चों को मदर के पास ले आता, फिर मदर और उनकी पूरी गैंग उन बच्चों को अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों में भीख मंगवाने के लिए भेजा करती। कुछ महीने बाद जब उनका पैसा वसूल हो जाता तो वो उन बच्चों को गाड़ी से चाइना टाउन से काफी दूर फेंक देते। हालांकि उस बच्ची के साथ भी यही हुआ, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह रोना धोना नहीं करती, बल्कि साहस दिखाकर कुछ किलोमीटर पैदल चलकर सीधा मदर के घर चली आती है। जब मदर उस बच्ची की इतनी बड़ी हिम्मत देखती है तो वो उससे बेहद ही इम्प्रेस्ड होकर उसे अपने साथ रखने का फैसला लेती है। उसका नाम रखा गया योंग। योंग हमेशा ही मदर को फॉलो किया करती। एक दिन मदर को एक घायल कुत्ता मिला। उन्होंने उस कुत्ते को मारकर उसे दर्द से मुक्त कर दिया। इसके बाद मदर योंग से कहती है, ये काम तो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन मुझे करना पड़ा। मेरे पास बेकार लोगों के लिए जगह नहीं है। खैर, छोटी योंग मदर को फॉलो करते करते 13 साल बिता चुकी है। अब योंग काफी बड़ी हो चुकी है और मदर के गैंग के लिए पैसे वसूलने का काम करती है। ऐसे ही एक दिन वो एक जुआ खेलने की जगह पहुंची और जुए के टेबल पर कुछ लोगों के बीच बैठे एक आदमी से ब्याज की रकम मांगना शुरू करती है। वो आदमी मदर से कुछ पैसे उधार ले चुका था, लेकिन ब्याज नहीं चुका रहा। ये सुनकर उस आदमी का गुस्सा भड़क जाता है और सीधे एशट्रे से उसने योंग के चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर खरोच आ जाती है और खून बहने लगा। लेकिन योंग बेहद ही शांत रहकर मुंह से निकले खून को उसी एशट्रे में निकालकर अपनी सिगरेट उसमें बुझाती है और फिर से नॉर्मल होकर उसे दोबारा पैसे मांगती है। वो आदमी अब और ज्यादा गुस्से में उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी योंग फोन पर एक नंबर डायल करती है और दूसरी तरफ से उस आदमी की पत्नी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यानी योंग के बाकी आदमी अभी उसी कर्जे लेने वाले आदमी के घर में है और उसकी पत्नी और बच्चों को बंधक बनाए हुए हैं। अब वो योंग से माफी मांगने लगा तो योंग ने उससे 5 गुना पैसे बढ़ाकर दाव लगाने को कहा। दाव लगाते ही 2 बार जीतकर वो बहुत पैसे कमा लेता है और बड़ी आसानी से योंग का उधार भी चुका देता है। उसने योंग का शुक्रिया किया, मगर योंग इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई और उसने उसे एक कांच की बोतल मुंह में डालने को कहा। जब आदमी ने बोतल मुंह में डाला तो योंग ने भी उसे जोर से मारा, जैसे उसे मारा गया था, जिससे उसके कई दांत टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद योंग अपने अड्डे वापस आ गई। वहाँ हम योंग के गोद लिया हुआ छोटे भाई होंग को देखते हैं। होंग एक मानसिक रोगी है। योंग हमेशा उसे दवाइयाँ समय पर लेने के लिए जोर दिया करती, क्योंकि अगर वह दवाइयाँ समय पर नहीं लेता तो उसका मूड खराब हो जाता है और वो उल्टे सीधे बर्ताव करने लगता। योंग का एक बड़ा गोद लिया हुआ भाई भी था, जिसका नाम है वू। जब उसने योंग के चेहरे पर कटे का निशान देखा तो बहुत ही गुस्से में उसने पूछा, ये किसने किया? पर योंग कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि जिसने ये किया था वो पहले ही उसकी हालत खराब कर चुकी थी। होंग और वो की तरह योंग की एक गोद ली हुई बहन भी थी, सॉन्ग। ये चारों मदर के साथ डिनर टेबल पर खाना खाने बैठे हैं। उनके बीच हुई बातचीत के दौरान पता चलता है कि मदर ने योंग की तरह ही बाकियों को भी बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। ये सभी योंग की तरह अनाथ है। चारों मदर को अपनी माँ की तरह सम्मान देते और वही मदर के जितने भी इल्लीगल धंधे होते उसे कंट्रोल करते। उस टेबल पर उनके अलावा एक और आदमी बैठा है, डॉक्टर आहान, माँ का अकाउंटेंट। उसने पूरे महीने का हिसाब सबके सामने रखते हुए बताया। यून नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन
जिसने बड़ा कर्ज लिया हुआ है उसे अभी तक चुकाया नहीं है, बल्कि फिलीपींस भाग गया है और अब ये कर्ज चुकाएगा उसका बेटा यॉन। मदर ने यॉन से पैसे वसूलने की जिम्मेदारी योंग को दी। अगले दिन सुबह जब योंग पैसे वसूलने निकल रही होती है तो बड़े भाई वो ने उसे रोककर खुद की रक्षा के लिए उसे एक चाकू देने लगा, लेकिन योंग के पास पहले से ही उसका खुद का चाकू होता है। इसके बाद जब वो उस चोट के लिए बैंडेज देता है तो योंग उसके लिए भी मना कर देती है। असल में वो का अपने भाई बहनों के लिए इतना केयर करना ये योंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद योंग उसी बिजनेसमैन के बेटे योन के घर जा पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसे चाकू दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि योन अच्छे से जानता था कि योंग वहां ब्याज के पैसे लेने आई है। इसीलिए वो बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसे घर में इनवाइट करता है और पैसे देने से पहले वो उसे नूडल्स बनाकर भी खिलाता है। दरअसल योन एक प्रोफेशनल शेफ है, उसे खाना पकाना बेहद ही पसंद है। इसी वजह से वो योंग को भी खाना बनाकर खिलाने की कोशिश कर रहा है। खाने के दौरान जब योंग ने उससे पैसे मांगे तो योन कहता है, बाबा फिलीपींस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जल्द ही सारी उधारी चुका देंगे और ब्याज की जितनी रकम है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन योंग बोली, देखो अगर तुम्हारे बाबा भाग गए तो ये सब काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरे बाबा कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये कहकर वो दवाई योंग की चोट पर लगाने लगा, पर ऐसा करते ही योंग का सिर बहुत ही गर्म हो गया। उसने नूडल्स का कटोरा जोर से फेंका और जल्दी से वहाँ से निकल गई। अब रास्ते में उसे मदर का कॉल आया। वो उसे छोटी बहन सॉन्ग को भी घर लेकर आने को कहती है, जो पास के क्लब में नशा करके मारपीट कर रही है। योंग ने क्लब में पहुंचकर देखा कि सॉन्ग बहुत नशे में एक लड़की को मार रही है। जब वो उसका हाथ देखती है तो उसे वहाँ इंजेक्शन के निशान दिखते हैं। वो जल्दी उसे वहाँ से घर ले जाने लगी, मगर तभी उस क्लब का मालिक और इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर सीडो वहाँ आया। पहले सीडो एक समय पर मदर के लिए ही काम करता था, लेकिन अब वो मदर से दूर जाकर इस क्लब का कारोबार संभाल रहा है और अपना एक गैंग भी खड़ा कर चुका है। सीडो ने योंग से कहा, तेरी बहन ने अभी तक ड्रग्स के लिए मुझे पैसे नहीं दिए, तो पहले ड्रग्स के पैसे दे और फिर अपनी बहन को लेकर जा। योंग ने जवाब में कहा, अगर दूसरी बार तूने मेरी बहन को ड्रग्स देने की कोशिश की तो तेरा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। सीडो ने योंग के चेहरे को छुआ और योंग उसके मुंह में पैसे फेंककर वहाँ से निकल जाती है। अब अगली सुबह योंग फिर से योन के घर पैसे लेने पहुंची, लेकिन काफी देर तक घंटी बजाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में वो दरवाजे का लॉक तोड़कर घर के अंदर घुस गई, पर घर पर कोई नहीं था। उसने तुरंत योन को कॉल किया। उसने उसे रेस्टोरेंट आने को कहा, जहाँ वो शेफ का काम करता है। योंग ने पहुंचकर देखा कि योन खाना बना रहा है और खाना बन जाने के बाद वो योंग को एक लिफाफे में ब्याज की रकम देता है, जो वो कल देना भूल गया था। इसके बाद उसने एक फ्री मूवी टिकट का वाउचर दिखाया, जो जल्दी एक्सपायर होने वाला है। योन बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मूवी देखने चल सकती हो। और उसकी बात सुनकर वो मूवी देखने चली तो गई, लेकिन मूवी में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। आधी मूवी देखने के बाद वो सो गई और जब उसकी आंख खुली तो खुद को योन के कंधे पर सोया हुआ पाया। हड़बड़ाकर वो उठ गई। अब दोबारा खाना खाने वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। खाना खाते हुए योन अपने मन की बातें योंग से शेयर करना शुरू करता है। असल में वो एक बहुत अच्छा शेफ है, यहाँ तक कि फ्रांस के फेमस शेफ स्कूल में भी उसे मौका मिला था, लेकिन उसके बाबा के कारोबार में नुकसान और कर्ज के दबाव की वजह से वो जा नहीं सका। लेकिन अभी भी वो मानता है कि भले ही वो फ्रांस में ना सही, कोरिया का नंबर 1 शेफ तो जरूर बनेगा। जिंदगी में पहली बार योंग को भी किसी लड़की की कंपनी अच्छी लग रही है और दूसरी उसे ये बात बेचैन कर रही थी कि इतनी गरीबी और कर्ज के भयानक दबाव के बीच भी वो कैसे इतना खुश रहता है। खैर, अब योन की ड्रिंकिंग कैपेसिटी योंग से काफी कम थी। उसे जल्दी ही नशा हो जाता है। योंग को मजबूर होकर उसे उसके घर छोड़ने जाना पड़ा। जब वो घर पहुंचे तो योन नशे में ही फर्श पर गिर जाता है। नशे में बड़बड़ाते हुए वो उसे माफी मांगने लगा, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है। योंग योन की तरफ देख रही होती है। उसी समय मदर का कॉल आया और ये पहली बार था कि उसने वो कॉल नहीं उठाया। अब जब वो वापस घर लौट रही होती है तो देखा मदर बारिश में अकेले कहीं जा रही है। वो दौड़कर एक छाते के साथ मदर के पास आई और उन्हें छाते से ढककर उनके पीछे पीछे चलने लगी। देखा गया कि मदर बारिश में एक जगह आकर एक धार्मिक अनुष्ठान शुरू करती है। उन्होंने 3 बार सिर झुकाने के बाद अपने ड्रिंक में से 3 बूंद नीचे गिराई। योंग के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो ये काम अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए हर महीने करती है, लेकिन चूंकि मदर एक गैंगस्टर है
इसीलिए इस गैंगस्टर की दुनिया में किसी की भी जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। अब योंग के वहाँ से जाने पर मदर ने फौरन वू को कॉल कर उसे काम जल्दी खत्म करने को कहा। जैसे ही वू ने यहाँ मदर का फोन रखा तो देखा कि वो पहले ही एक ऐसी जगह पर है जहाँ वो पहले ही कई लोगों की हत्या कर चुका था। यहाँ हम होंग को भी देखते हैं जो लाल खून से सना हुआ हर लाश को गिन रहा था ताकि उनके ऑर्गन्स को जल्दी निकाल उन्हें बेचा जा सके। अगले दिन सुबह योंग सॉन्ग के साथ बाजार जाती है तो सॉन्ग उसका मजाक उड़ाने लगी क्योंकि उसमें लड़कियों जैसी कोई हरकतें नहीं होती। वो पूरा लड़कों की तरह चलना फिरना रहना खाना करती है। मगर आज सॉन्ग के बहुत जोर देने पर योंग को एक सिंपल सी ड्रेस पसंद आई और बाद में सॉन्ग के बहुत रिक्वेस्ट पर वो ये ड्रेस खरीद भी लेती है। जब वो उसे पहनकर बाहर आई तो पहली बार उसे अपने अंदर एक लड़की होने का एहसास हुआ। शीशे के सामने खुद को देख रही है और बहुत ही खुश हो रही है। इसके बाद मदर के ऑफिस आकर उसी ड्रेस में उसने अपनी कुछ तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों पर बात करते हुए अचानक योंग ने सॉन्ग से पूछा कि यहाँ से फ्रांस की दूरी कितनी है, लेकिन जब सॉन्ग ने कारण पूछा तो उसने टॉपिक बदल दिया। दरअसल योंग के दिल में अब धीरे धीरे सॉन्ग के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी है जो उसके हाव भाव में भी दिखने लगा है और ये मदर से भी ज्यादा दिनों तक छुप कर नहीं रह पाया। लेकिन मदर ये अच्छी तरह जानती थी कि उनके इस पेशे में भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं होती। उसने वू को कॉल कर योंग पर नजर रखने को कहा। जब वू को पता चला कि उसकी बहन की भटकने के पीछे योन वो शख्स है, वो उसके काम की जगह सीधे पहुंच गया। सबके सामने उसने उसे बहुत मारा और चेहरे पर गरम तेल डालने की धमकी भी दी। फिर आगे वो बोला, या तो तू कल तक हमारा सारा कर्ज चुकाएगा या ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएगा, नहीं तो अगर मैंने तुझे कल यहाँ दोबारा देखा तो तू अपनी जिंदगी का आखिरी सूरज देखेगा। अब उसी रात मदर अपनी गाड़ी में योंग से मिलकर कहती है, जिस लड़के को पैसे वसूलने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी उसकी अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसका पिता फिलीपींस से भी भाग चुका है, जिसका मतलब है कि उसका पिता किसी भी हाल में हमारी उधारी कभी चुका नहीं सकेगा। इसलिए अब हम उसके बेटे को मारकर उसके ऑर्गन्स बेचकर अपने पैसे इकट्ठा करेंगे। फिर उसने उसे एक फॉर्म भी दिखाया जिसमें ह्योन के पिता ने उन्हें अनुमति दी है कि अगर वो पैसे ना चुका पाया तो ह्योन की मृत्यु के बाद चाहे तो उसके अंग को बेच सकते हैं। ये सुनते ही योंग कार से निकलकर ह्योन की घर की ओर भागी जहाँ उसका भाई होंग पहले से ही एक बड़ा सा चाकू लेकर ह्योन का इंतजार कर रहा होता है। यानी जैसे ही ह्योन उसके हाथ लगेगा वो उसे मार कर उसके ऑर्गन्स निकालना शुरू कर देगा। लेकिन चूंकि योंग समय पर पहुंच गई थी, वो होंग को बातों में फंसाकर उसे ऊपर जाने से रोकती है और उसे 100 तक गिनने को कहा। दूसरी ओर घर पर जब वू को मालूम हुआ कि मदर ने आज ह्योन को मारने का ऑर्डर दिया है और योंग भी वही गई है तो उसका दिमाग गर्म हो गया। वो भी इस पूरी घटना को रोकने के लिए ह्योन के घर की ओर दौड़ पड़ा। यहाँ योंग ह्योन का दरवाजा जोर जोर से पीट रही है। ह्योन के बाहर आते ही वो उसे फ्रांस की टिकट देते हुए बोली, तुम अभी के अभी फ्रांस के लिए निकलो, जल्दी, तुम्हारे पिता तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तभी होंग बड़ा चाकू लेकर वहाँ आ पहुँचा। योंग भी अपना चाकू निकालकर उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन होंग बचपन से सिर्फ मदर के आदेश को मानता आया था। किसी और के ऑर्डर्स फॉलो करने की आदत उसमें नहीं थी। वो ह्योन को मारने जब उसके करीब आया तो योंग उसे घायल कर वहाँ से भागती है। जब दोनों नीचे की ओर भाग रहे होते हैं तो देखा गया कि उसी बिल्डिंग के नीचे मदर एक कार में बैठी सिगरेट पी रही है और इस पूरी घटना का निरीक्षण कर रही है। योंग और ह्योन दौड़ते हुए बिल्डिंग्स के बेसमेंट में पहुंचे ही थे कि तभी रेनकोट पहने कुछ लोगों ने आकर उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने योंग को बेहोशी की इंजेक्शन लगा दी ताकि वो लड़ ना सके और ह्योन को जोर देकर घुटनों पर बैठा दिया। इतने में मदर वहाँ आई और योंग को एक चाकू देकर कहती है, इस चाकू से अभी तुम जाकर ह्योन का गर्दन काटो और अपनी वफादारी का प्रमाण दो। क्योंकि योंग को इंजेक्शन दिया गया था, वो खुद को संभाल नहीं पा रही। इसके बाद का जो मंजर उसने देखा उसका दिल दहल गया। मदर खुद वो चाकू लेकर बिना समय गवाए ह्योन की गर्दन काट दी। उसके बाद उसे कार में भरकर क्लिनिक ले जाकर उसके सभी अंग निकाले जाएंगे और उन्हें अवैध तरीके से बेचा जाएगा। अब इधर मदर यंग के पास आकर उसे सो जाने को कहती है, तुम यहाँ सो जाओ तो तुम्हारी मौत दर्दनाक नहीं होगी। तभी डॉक्टर आहान और मदर के 2 आदमी योंग की ओर बढ़ते हैं। वो चाकू लेकर योंग को भी मारना चाहते हैं मगर मदर उन्हें रोककर कहती है, योंग को सजा मैं अपने हाथों से दूंगी। तब तक वो भी वहाँ आ पहुँचा और टीचर आहान के साथ दोनों लोगों को पीटने लगा।
फिर जल्दी से योंग के पास आया। वो लोग भी डरकर योंग से दूर हो जाते हैं। उसने मदर से कहा, योंग को मारना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो हमारे परिवार की सदस्य है। मदर जवाब में बोली, परिवार के सदस्य कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते। इतना कहकर उसने वही सीडो नाम के गैंगस्टर को कॉल किया जो पहले उनके लिए काम करता था। अब यहाँ योंग को होश आया तो उसने खुद को एक शिपिंग कंटेनर में पाया जिसके अंदर पहले से और भी कई लड़कियां मौजूद होती है। असल में उन सबको तस्करी कर यहाँ लाया गया था। थोड़ी देर बाद जब कंटेनर का मुंह खुला तो सीडो के आदमी योंग को बाहर निकालते हैं। सीडो उसका बाल पकड़कर उसके चेहरे पर कई बार पंच मारता है और फिर कहता है, मैं तुझे आजाद करने जा रहा हूँ। ये सुन योंग को शक हुआ कि शायद वो उसे मारने वाला है, इसीलिए उसने अपना चाकू निकालकर सीडो की आंखों में वार किया और तेजी से दौड़कर वहाँ से भागने लगती है। सीडो के आदमी भी उसका पीछा करने लगे। योंग उनसे बचने के लिए समंदर में छलांग लगा देती है। सीडो तो योंग की इस हरकत से पूरी तरह बौखला उठा। उसने उसी डिटेक्टिव टाक को कॉल कर $20,000 के बदले किसी भी तरह योंग को मार डालने का ऑर्डर दिया। अब हम यहाँ योंग के भाई होंग को देखते हैं जिसके सर में चोट लगी है। जब योंग ह्योन को बचाने की कोशिश कर रही थी तब उसे ये चोट लगी, इसीलिए वो खुद भी योंग पर बहुत गुस्सा था। तभी यहाँ योंग ने मदद के लिए सॉन्ग को कॉल लगाया। चूँकि अभी सॉन्ग के सामने उस वक्त होंग बैठा था इसीलिए वो रॉन्ग नंबर होने का नाटक करती है और बोली, यहाँ कोई अंकल नहीं रहते। असल में ये उनका एक कोड वर्ड था जिसका मतलब है कि योंग को अब भागने के लिए अंकल के घर जाना होगा। इसके बाद योंग उस बूढ़े आदमी की दुकान के पास आई जिन्हें सब अंकल कहते हैं। यहाँ आकर उसने सॉन्ग का मैसेज उसे दिया जिसे सुनने के बाद अंकल ने बताया, तुझे वो के एक पुराने घर में रहने की अनुमति दी गई है। वहाँ तू तब तक रहेगी जब तक वो तेरे लिए नकली पासपोर्ट और पैसे का इंतजाम नहीं कर देता। योंग वहाँ से चली गई। दूसरी ओर देखते हैं कि डॉक्टर आहान को सॉन्ग पर शक हो रहा है कि वो योंग को छिपाने में मदद कर रही है। वो सॉन्ग से मिलकर कहता है, मदर ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है, तुम पर मदर का बहुत बड़ा कर्जा है, इसलिए योंग की मदद करते हुए मदर के साथ बेईमानी मत करना। ये सब सुनकर सॉन्ग आखिर में बहुत भावुक हो जाती है और ना चाहते हुए भी योंग की लोकेशन पर होंग को भेज देती है ताकि होंग जाकर उसे मार सके। अब इस बीच मदर गैंगस्टर सीडो से मिलने आई। क्योंकि सीडो पहले ही एक आंख अपनी खो चुका था तो वह अब सिर्फ एक ही आंख से देख पा रहा है और अब वो मदर से अपनी खोई हुई आंख का मुआवजा भरने को कहता है। गुस्से में मदर ने कहा, मैंने योंग को सुरक्षित जापान ट्रांसपोर्ट करने को कहा था, लेकिन तुम और तुम्हारे आदमी बहुत ज्यादा चालाकी करके उससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए ही तुम्हारी आज ये हालत हुई है। इसके बाद मदर कैलकुलेटर लेकर हिसाब लगाने लगी जिसमें वो उसकी आंख के खोने के हुए नुकसान की रकम लिखती है। फिर वो अपने खुद के हिसाब एक एक करके जोड़ने लगी। जैसे उसे बचपन से पाला, उसे एक गैंगस्टर बनाया और उसके ही एरिया में बिजनेस करने की अनुमति दी। जब ये सारी रकम जोड़ी गई तो सीडो उसके पास से एक बहुत बड़ी रकम का कर्जदार हो जाता है। सीडो का ये देख दिमाग गर्म हो गया। वो उसे किसी भी हालत में मारने को तैयार नहीं। मदर बोली, अब चूंकि तुमसे इतना सारा पैसा मुझे लेना है तो क्यों ना मैं तेरे अंगों को बेचकर वो पैसे वापस ले लूं। सीडो तो अपने बिजनेस से इतनी रकम भी नहीं कमा पाएगा, इसीलिए वो अपने आदमियों से मदर को मारने के लिए कहता है। लेकिन देखा गया कि उसके अपने ही आदमी एक एक कर चाकू से उसे ही मार डालते हैं। दरअसल मदर इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उससे बहुत पुरानी और अधिक ताकतवर थी, इसीलिए उन्होंने मदर के ऑर्डर फॉलो करने का तय किया। इसके बाद मदर ने सीडो के राइट हैंड को उसकी जगह दे दी और सीडो की लाश को क्लिनिक भेजने का ऑर्डर दिया। इस तरह वो सीडो को खत्म कर उसके काम ना करने का बदला आखिर वो ले लेती है। दूसरी ओर योंग उस खाली कमरे में आती है जहां होंग पहले से ही गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। योंग ने उसे घायल किया था, इस वजह से वो उस पर गुस्सा है। इसके अलावा वो कई दिनों से दवा भी नहीं ले रहा, जिसका नतीजा वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। जब उनके बीच मारपीट होने लगी तो वो बार बार यही कह रहा है, तुमने मदर के आदेश का पालन नहीं किया, तुमने मुझे भी घायल किया। ये सब कहते हुए वो बेसबॉल बैट से उसे पागलों की तरह मारता रहता है। लेकिन तभी समय पर वो वहाँ आ पहुंचा और होंग को रोकने की कोशिश करने लगा। योंग हमारी बहन है, हमारे परिवार की सदस्य है, वह कभी भी तुम्हारे हाथों उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। मगर होंग कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। वो उल्टा वो को मारने के लिए उसके गले में पेन घुसा देता है और फिर से योंग को मारने आगे बढ़ा। लेकिन तभी वो को मजबूरन शांत करने के लिए होंग को मारना पड़ा।
योंग के सामने होंग मारा गया और वो की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो गई। रोते हुए वो उसे कहती है, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। लेकिन उसने सीधा मना कर दिया और कहता है, तुम ये पेन बाहर निकाल कर मुझे मरने में थोड़ी मदद करो ताकि मुझे ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन पेन निकालने से पहले उसने योंग से कहा, तुम कभी मदर से नफरत मत करना क्योंकि मदर हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती आई है। इतना कहने के बाद योंग दिल पर पत्थर रखकर रोते रोते वो पेन निकालती है। बहुत खून बहने के कारण वो वही मारा गया। योंग अपने दोनों भाई के जाने का शोक मना भी नहीं पाई थी कि इतने में डिटेक्टिव टाक वहां आकर उसके सर पर जोर से वार करता है। बेहोश योंग को कार की डिक्की में भरकर उसे सीधा मारने के लिए दूसरी जगह ले जाने लगा। जब योंग डिक्की में थी उस वक्त उसे अपने बचपन की बातें याद आती है, जब टाक उसे एक सूटकेस में भरकर मदर के पास ले गया था। उस दिन भी वो ठीक आज की ही तरह उसी डिक्की में बंद थी। डिक्की के अंदर उसे छोटी योंग दिखाई दी जो उसे मौत को स्वीकार करने को कह रही है, लेकिन आज की योंग किसी भी हालत में मौत को स्वीकार नहीं करना चाहती। जब टाक डिक्की खोलकर उसे मारने जाता है तब योंग ने उल्टा उस पर हमला कर दिया और मौत से बचने के लिए खूब हाथ पांव भी मारा, जिस वजह से टाक भी उस पर गोली नहीं चला पाता। फिर योंग ने किसी तरह उसकी ही बंदूक छीनकर उसके पेट में गोली मारी, जिस वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई और वो घायल वहीं गिर पड़ा। वो बार बार योंग से रिक्वेस्ट करने लगा ताकि वो उसे एक ही बार में गोली मार दे, मगर देखा कि योंग उसे गोली नहीं मारती बल्कि पास बैठकर सिगरेट पीने लगी। असल में वो ये देखना चाहती है कि टाक किस तरह दर्द सहते सहते मरता है। दूसरी ओर सीडो के सभी अंग निकालने के बाद उसकी बॉडी को सीमेंट में दफना दिया गया। इधर योंग की छोटी बहन सोंग योंग को धोखा देने के लिए गिल्टी महसूस कर रही है और एक वक्त पर वो बहुत ज्यादा ड्रग लेने के बाद खुद को ही खत्म कर देती है। इसी बीच मदर उसी लॉकर नंबर 10 के सामने खड़ी दिखी जिसके अंदर से योंग मिली थी। थोड़ी देर बाद योंग ने मदर को कॉल कर बताया कि उसके तीनों भाई बहन की मौत हो चुकी है और इस हर मौत के पीछे सिर्फ मदर ही जिम्मेदार है, जिस पर मदर ने उसे जल्दी घर आने को कहा। योंग भी सोचती है, ठीक है तब तो मैं तुम्हारे ही घर आकर तुम्हें खत्म कर दूंगी। जब योंग अपने घर लौटी उसने मदर से कहा, आज या तो तुम जिंदा बाहर निकलोगी या मैं। अब मदर ने अपना खाना बंद कर उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मारने के लिए कहा। योंग भी समय बर्बाद न कर उसके पेट में चाकू घोंप देती है। फिर मदर ने उसे विनती की कि उसे एक और बार मारे ताकि उसकी मौत आसानी से हो जाए। योंग भी रोते हुए और गहराई से मदर पर वार करती है, जिसके बाद वो मौत के बेहद करीब आ पहुंची। मरने की ठीक पहले वो उसे लॉकर नंबर 10 की चाबी देती है। मदर के आखिरी सांस लेने के साथ योंग जोर जोर से रोने लगी। एक ही पल में उसकी जिंदगी बिखर गई और एक बार फिर वो अकेली हो गई। सब कुछ खत्म होने के कुछ दिनों बाद योंग ने कोरिया छोड़ने का सोच लिया, मगर जाने से पहले वो उस 10 नंबर के लॉकर को खोलने का तय करती है जिसकी चाबी मदर ने मरते वक्त उसे दी थी, जिसके अंदर से उसे अपने असली नाम का पासपोर्ट और कुछ फ्लाइट्स की टिकट मिले। मतलब वो जिधर चाहे वहाँ जा सकती है। पासपोर्ट ध्यान से देखा तो वहाँ वही तस्वीर लगी है जो माँ के स्टूडियो में उसने खिंचवाई थी, वही कपड़े पहने हुए। ये देख वो समझ गई कि असल में ह्योन की हत्या के बाद मदर हमेशा चाहती थी कि योंग को बाहर भेज दे ताकि वो इस गैंगस्टर की दुनिया से बाहर निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। ये सारी बातें सोचने समझने के बाद योंग कोरिया न छोड़कर सीधे फिर से चाइना टाउन लौट आई और मदर की जगह उसने खुद ले ली। फिर वो मदर की याद में वही रिचुअल्स करती है जो मदर अपनी माँ के लिए करती थी, 3 बार सर झुकाना और 3 बार ड्रिंक की बूंदे गिराना। योंग की इसी नई शुरुआत हुई जिंदगी के साथ हमारी ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।